साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, केबीसी के जो ग्राउंड ऑडिशन हैं वो चल रहे हैं और सभी साथियों का अच्छा बन रहा होगा क्वेश्चन पेपर। आप सभी साथियों को शुभकामनाएं हैं। और हम जैसा कि पहले 20 क्वेश्चन ग्राउंड ऑडिशन के लिए सेट दे चुके हैं, तो अभी फिर से पुनः ग्राउंड ऑडिशन के लिए। और ग्राउंड ऑडिशन ही नहीं है तो ये प्रश्न जो है वो हार्ड सेट में भी आपको काम आएंगे। तो ये 20 क्वेश्चन का सेट हम लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं इस जो सेट दूसरा है उसमें कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, प्रश्न पहला पूछा गया है, संस्कृत वाक्यांश चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय में वैश्वानर का अर्थ क्या है। साथियों, प्रश्न एक बार दोहरा देता हूँ। संस्कृत वाक्यांश चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय में वैश्वानर का अर्थ क्या है। आपको उत्तर दिए हैं, ए बंदर, बी वायु, सी अग्नि या डी भालू। तो साथियों, चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय ये शिव जी की स्तुति है और इसमें जो है शायद आप समझ गए होंगे। इसमें इसका जो वाक्य है ये इस प्रकार से है, चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। इसका पूरे वाक्यांश का अर्थ होता है, इसमें एक पंक्ति और है तो उस पंक्ति सहित उसके पहली पंक्ति सहित मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ। वशिष्ठ, अगस्त्य और गौतम आदि श्रेष्ठ ऋषि मुनियों से तथा इंद्र आदि देवताओं ने जिनके मस्तक की पूजा की है। और अब शुरू होता है ये वाक्य, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके नेत्र हैं उन वकार स्वरूप शिव जी को नमस्कार है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे, चंद्रार्क यानी चंद्र यानी चंद्रमा, अर्क यानी सूर्य और वैश्वानर यानी अग्नि, मतलब शिव जी के जो 3 नेत्र हैं। तो चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय, इसमें वैश्वानर शब्द का अर्थ होता है अग्नि। इसका सही उत्तर है अग्नि। सही उत्तर आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, भारत में अप्रैल 2023 तक कितनी बार नोटबंदी की जा चुकी है। साथियों, ये अभी हाल में बहुत चर्चा में रहा है, नोटबंदी से संबंधित प्रश्न है। भारत में अप्रैल 2023 तक कितनी बार नोटबंदी की जा चुकी है। आपको विकल्प दिए हैं, ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी 5 बार। तो साथियों, पूर्व में 2 बार जो आज 2 बार और किए जा चुके हैं। 2016 से पहली बार जो ब्रिटिश भारत था उसमें लगाया नोटबंदी की गई थी 1946 में। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद 2 बार और किया जा चुका है 2016 को मिलाकर। तो पहले स्वतंत्र भारत में 1978 में और 2016 में तीसरी बार नोटबंदी हुई थी। तो आज़ादी से पहले नोटबंदी जो हुई थी वो 1946 में हुई थी और 1946 में जो नोटबंदी की गई थी वो इंडिया के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल सर आर्चिबाल्ड ने किया था, अध्यादेश उन्होंने दिया था। और ये 26 जनवरी 1946 को बड़े नोट जो हैं वो चलन से बाहर हो गए थे इसके फलस्वरूप। और 1978 में जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार थी उन्होंने काले धन को समाप्त करने के लिए बड़े नोटों को चलन से बाहर किया था। इसी प्रकार से 8 नवंबर 2016 का आप जान रहे हैं 500 और 1000 रुपये के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये कुल अभी तक आज़ादी के पहले और आज़ादी के सहित कुल 3 बार अभी तक अप्रैल 2023 के संदर्भ में अप्रैल 2023 तक कुल 3 बार की जा चुकी है। आज़ादी से पहले 1 बार की गई है और आज़ादी के बाद 2 बार की गई है। तो ये देख लीजिएगा, ये कुछ तथ्य हैं, आप इन्हें ध्यान में रख लीजिएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं या इसको फिर से देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के कौन से या कौन सी राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं या रही हैं। आपको विकल्प दिए हैं, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी दिया है श्री नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी दिया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी दिया है श्री वी गिरी। तो साथियों, 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था उस समय कार्य किया गया था, तो उस समय श्री नीलम संजीव रेड्डी जी थे जो स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्हें 1942 में गिरफ्तार कर लिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान।
तो वो नीलम संजीव रेड्डी जो थे वे ही आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। और वो आंध्र प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरी बार जब वो मुख्यमंत्री बने तब बने वो जब जो पूर्व के मुख्यमंत्री डी संजीवैया को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था, तब वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। तो यानी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी श्री नीलम संजीव रेड्डी ही रहे हैं, जो कि भारत के 6ठे राष्ट्रपति भी थे, श्री नीलम संजीव रेड्डी। तो जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो भारत के राष्ट्रपति भी थे और आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक बी, श्री नीलम संजीव रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 पूछा गया है, 22वें फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? साथियों, 22वें फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? आपको उत्तर दिए हैं अल रिहला, बी दिया है एक्सेप्ट अमेजिंग, यह कमाल की अपेक्षा करें। विकल्प सी दिया है नाउ इज ऑल, यानी अब सब कुछ है। और विकल्प डी दिया है लाइव। तो साथियों, ये तो आप जान ही रहे होंगे, 22वें फीफा वर्ल्ड कप के बारे में पूछा गया है। तो इसमें देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं और इसमें जो पूछा गया है प्रश्न में, ये पूछा गया है आदर्श वाक्य पूछा गया है। तो आदर्श वाक्य जो है ये है आपका एस्पेक्ट अमेजिंग। हिंदी में इसका मतलब होता है कमाल की अपेक्षा करें, कमाल की अपेक्षा करें, एस्पेक्ट अमेजिंग। इसका सही उत्तर है विकल्प क्रमांक बी, एस्पेक्ट अमेजिंग। और साथियों, इसमें 2-3 तथ्य और हैं, जैसे कि अल रिहेला है। तो अल रिहेला जो होता है ये जो है ये फुटबॉल का नाम है। फीफा में जो फुटबॉल इस्तेमाल किया गया था उसका नाम है अल रिहेला, जिसका कि अर्थ होता है अरबिक में यात्रा होता है, यात्रा या जर्नी कहते हैं जिसको अंग्रेजी में। तो अल रिहेला का मतलब होता है यात्रा या जर्नी, जो कि फुटबॉल का नाम था फीफा वर्ल्ड कप में। और इसको जो बनाया था वो एडिडास ने बनाया था। और एक और दिया गया है आपका जो ये दिया गया है नारा जो दिया गया है, ये विकल्प सी में जो नाउ इज ऑल दिया गया है, ये भी फीफा वर्ल्ड कप से ही संबंधित है और ये उसका नारा है, नाउ इज ऑल, जिसका अर्थ होता है अब सब कुछ है। और डी लाइव जो है ये आपका विश्व कप का शुभंकर का नाम है, लाइव, जिसका अर्थ होता है विशेष गुण एवं क्षमता वाला खिलाड़ी। तो देखिए, फीफा वर्ल्ड कप से चारों चीज़ें इस प्रश्न में क्लियर हो गई हैं, आप समझ गए होंगे। 22वें फीफा वर्ल्ड कप में इसमें पूछा गया है आदर्श वाक्य। तो आदर्श वाक्य जो है वो है विकल्प क्रमांक बी, एस्पेक्ट अमेजिंग। तो सही उत्तर आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? साथियों, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है, ये हमारा 5वां प्रश्न है। और आपको उत्तर दिए हैं ए द्रव, बी गैस, सी ठोस या फिर डी प्लाज्मा। तो साथियों, अभी तक पदार्थ की जो है वो 5 अवस्थाएं खोजी जा चुकी हैं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा और 5वां है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। 5वां दिया है साथियों बोस, 5वां जो पदार्थ की 5वीं अवस्था है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। तो ये जो पूछा गया है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था जो होती है वो प्लाज्मा होती है। और प्लाज्मा एक्चुअली में क्या होता है साथियों, जो सूर्य जो चमकीला दिखाई देता है ना सूर्य में, तो सूर्य में जो गैस की अवस्था होती है सूर्य में तारों में, वो प्लाज्मा अवस्था ही होती है। और प्लाज्मा अवस्था एक गैसीय अवस्था है, लेकिन सामान्य गैसीय अवस्था से भिन्न है, क्योंकि इसमें जो गैस में जो है वो गैस जो होते हैं वो आयनित रूप में होते हैं, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन के रूप में बराबर होते हैं और आयनित रूप में होते हैं, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। तो ये प्लाज्मा अवस्था में जो गैस होते हैं वो जो विद्युत की सुचालक होती है। और प्लाज्मा अवस्था में उच्च ताप की वजह से ये जो तारे और सूर्य जो है वो चमकीले दिखाई देते हैं। तो यही जो गैसों की जो आयनित अवस्था है वो प्लाज्मा अवस्था कहलाती है, इसको प्लाज्मा कहा जाता है। गैस तो होते हैं, लेकिन गैस में सामान्य जो गैसीय अवस्था है उसमें ये विद्युतीय
जो आयनित अवस्था नहीं होती है। तो इसमें धनावेश और ऋणावेश स्वतंत्र रूप से गमन करने की क्षमता होती है और इसीलिए प्लाज्मा को जो ये है वो विद्युत चालक होता है और विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों से ये प्लाज्मा अवस्था प्रभावित होती है। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा आप सही सेलेक्ट कर लेंगे, तो चाहे तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां पूछा है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। साथियों, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? आपको उत्तर दिए हैं, ए अरब सागर में, बी हिंद महासागर में, सी भूमध्य सागर में, डी दिया है लाल सागर में। तो साथियों, लक्षद्वीप अरब सागर में भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कवरत्ती जो है ये इस राज्य क्षेत्र की राजधानी है लक्षद्वीप की, और वर्तमान में जो इसके गवर्नर प्रशासक हैं वो प्रफुल्ल पटेल हैं। और राज्य का नाम लक्षद्वीप है, तो जान रहे हैं आप। इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को और इसकी राज्य की भाषा मलयालम है। एक और बोली भी बोली जाती है जिसको महल कहते हैं, लेकिन इसकी जो मुख्य आधिकारिक भाषा है वो मलयालम है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा साथियों, इसको लक्षद्वीप को ये चूँकि समुद्री जंतुओं के कंकाल के ढेर पर बसा हुआ है इसलिए इसको प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। तो ये लक्षद्वीप है जो ये अरब सागर में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प क्रमांक ए अरब सागर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। साथियों, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं। आपको उत्तर दिए हैं, ए जैमिनी, बी चार्वाक, सी कपिल, डी पतंजलि। तो साथियों, जो सांख्य दर्शन है इसके जो प्रवर्तक हैं वो कपिल मुनि थे। कपिल मुनि, महर्षि कपिल के द्वारा ये सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया था और उन्हीं के द्वारा ये सांख्य दर्शन जो द्वैतवादी दर्शन है उनका प्रतिपादन किया गया है। और इनमें वैसे तो 25 तत्व माने गए हैं सांख्य दर्शन में, लेकिन जो मुख्य तत्व हैं वो केवल 2 हैं। मुख्य तत्व जो है, मूल तत्व, वो है एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। पूरा जो इसका व्याख्या और वर्णन किया जाता है इन्हीं 25 तत्वों और 2 जो मूल तत्व हैं इन्हीं के आधार पर किया जाता है। यानी 25 में से जो 2 हैं वो मूल तत्व हैं और जो 23 हैं वो अन्य तत्व हैं, सहायक जो होते हैं उसके। तो ये नाम आप याद रखिएगा, मूल तत्व याद रखिएगा, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष, और ये जो है ये द्वैतवादी दर्शन है। और ये 25 तत्व आप देख लीजिएगा, इसमें मैंने लिख दिया है, बस एक बार बोल के बता देता हूँ। 25 तत्व जो हैं ये प्रकृति, पुरुष, महत यानी बुद्धि, अहंकार, पंच ज्ञानेन्द्रिय, चक्षु, श्रोत, रसना, घ्राण, त्वक, पंच कर्मेंद्रिय, वाक, पाद, पाणि, वायु और उपस्थ, और मन, पंच तन्मात्र, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। पंच महाभूत हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो ये तत्व सांख्य दर्शन में वर्णन किए जाते हैं, इनके बारे में चर्चा की जाती है, इनके बारे में समझाया जाता है। तो आप ये देख लीजिएगा। ये अभी आपको याद रखना है कि इसके जो प्रवर्तक हैं वो कपिल मुनि हैं और इनके जो मूल तत्व हैं मुख्य वो 2 हैं, एक प्रकृति और दूसरा पुरुष। ये देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। साथियों, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है। आपको उत्तर दिए हैं, ए जुलाई के प्रथम सप्ताह में, बी दिया है अगस्त के प्रथम सप्ताह में, सी दिया है अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में, और ऑप्शन डी चौथा दिया है दिसंबर के तीसरे सप्ताह में। तो साथियों, ये जो वन महोत्सव है भारत में ये सन 1950 से मनाया जा रहा है। सन 1950 से 1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये मनाया जाता है, 1 सप्ताह के लिए हमारे भारतवर्ष में। और इसकी जो शुरुआत जो की थी ये कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी ने की थी, और उन्होंने इस महोत्सव के द्वारा ये उद्देश्य ये था उनका कि वनों को उगाने और बचाने के महत्व को फैलाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। तो इसी उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। वनों की कटाई के जो दुष्प्रभाव होते हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा की जाती है लोगों में। और ये कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जो थे ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, राजनेता थे, गुजराती एवं हिंदी के ख्यातनाम साहित्यकार थे तथा शिक्षाविद थे। उन्होंने भारतीय विद्या भवन की स्थापना भी की थी
और साथियों वन महोत्सव में स्कूलों, कार्यालयों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा कई प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। कई प्रकार के कार्यक्रम रखे जाते हैं। उसमें पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वृक्षारोपण आदि किया जाता है, जागरूकता शिविर लगाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ये है जुलाई के प्रथम सप्ताह में। भारत में वन महोत्सव जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ये 1950 से 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है प्रतिवर्ष, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9वां, मोटर गाड़ियों में दूरी मापन के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में लाया जाता है? आपको उत्तर दिए हैं स्पीडोमीटर, बी आडोमीटर, सी एक्सेलरोमीटर या डी टैकोमीटर। साथियों ऑप्शन आपने सुन लिया होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ओडोमीटर या ओडोग्राफ एक उपकरण है जिसका उपयोग वाहन द्वारा तय गई दूरी को नापने के लिए किया जाता है। जैसे दूरी को अपन मापते हैं ओडोमीटर या ओडोग्राफ द्वारा। जैसे साइकिल हो या कार हो, डिवाइस ये जो डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, एनालॉग भी हो सकता है, और इसका उपयोग आप गाड़ियों में करते ही हैं। तो वो जो दूरी तय करते हैं उसको जो नापा जाता है उसको ओडोमीटर द्वारा ही नापा जाता है। और एक में एक जो टैकोमीटर दिया है डी में, वो शाफ्ट या डिस्क की घूर्णन गति को मापने वाला यंत्र है, यानी कि आरपीएम मापा जाता है, रोटेशन पर मिनट। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर है मोटर गाड़ियों में दूरी मापन के लिए ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां, हाइड्रॉन बीम थेरेपी का उपयोग किस लिए किया जाता है? साथियों प्रश्न एक बार दोहरा देता हूँ। हाइड्रॉन बीम थेरेपी का उपयोग किस लिए किया जाता है? आपको उत्तर दिए हैं ए हृदय रोग के उपचार में, बी दिया है मलेरिया के उपचार में, सी दिया है ट्यूमर के उपचार में या फिर डी क्षय रोग के उपचार में। तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ये ट्यूमर के इलाज में। हाइड्रोन थेरेपी जो है वो ट्यूमर के इलाज में उपयोग किया जाता है। और ये जो है ये रेडियोथेरेपी का एक ग्रुप है। जो पारंपरिक रेडियोथेरेपी होती है पारंपरिक, वो क्या है उसमें से कई जो ट्यूमर होते हैं वो उसके लिए अक्षम या प्रतिरोधी हो जाते हैं, तो उनकी चिकित्सा करने के लिए हाइड्रॉन बीम थेरेपी का उपयोग किया जाता है। इसे पार्टिकल यानी कण थेरेपी या प्रोटॉन बीम थेरेपी भी कहते हैं। इसमें अत्यधिक ऊर्जा वाले प्रोटॉन कणों को जो प्रभावित जो टिश्यू हैं शरीर के अंदर उन पर उनकी बौछार की जाती है, उनको लक्ष्य टारगेट करके उन पर ये अत्यधिक ऊर्जा वाला ये बीम उन पर लक्षित किया जाता है, जिससे वो टिश्यू जो है वो नष्ट हो जाते हैं। जो खराब टिश्यू हैं, जो ट्यूमर टिश्यू हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये अन्य जो पारंपरिक अन्य जो उनकी चिकित्सा के जो उपाय हैं उनसे ये सुविधाजनक है और हानि रहित है, तो इसलिए इनका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्यूमर के उपचार में। तो साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों आज का अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 11वां, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? आपको विकल्प दिए हैं ए 22 मार्च, बी दिया है 22 अप्रैल, सी दिया है 22 मई और या फिर डी 22 जून। तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है पृथ्वी के विविध पारिस्थितिक तंत्रों की समझ बढ़ाने के लिए और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए। जैविक विविधता के लिए सारी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 22 मई को ही मनाया जाता है। और साथियों इस बार की थीम जो है वो है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। इस बार थीम का विषय था, हिंदी में यदि कहें तो समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का निर्माण करें। तो ये इसकी थीम थी इस साल की, और ये जो मनाया जाता है ये 22 मई को मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 मई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12वां, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1936 में किसने की थी? साथियों प्रश्न आपने सुन लिया होगा। मैं उत्तर के विकल्प बताता हूँ। विकल्प ए दिया है श्री कृष्णदेवराय, बी दिया है हरिहर और बुक्का, सी दिया है मोहम्मद बिन तुगलक या फिर डी श्री रंगा तृतीय। साथियों इस वंश की स्थापना जो की थी वो हरिहर एवं बुक्का ने की थी 1936 में। और जो हरिहर और बुक्का थे उनके पिता का नाम संगम था, उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश कहलाता है। और
इस वंश का जो प्रथम शासक थे वो हरिहर प्रथम और बुक्का थे, और हरिहर प्रथम को माना जाता है, और जिसने 1936 ईस्वी में इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और हम्पी को अपनी राजधानी बनाया था। और साथियों, इसी विजयनगर साम्राज्य में ये जो प्रसिद्ध राजा थे श्री कृष्णदेव राय, वो भी हुए थे तुलु वंश में। और तुलु वंश की स्थापना जो की थी वो वीर नरसिंह द्वारा 1505 ईस्वी में की गई थी। और इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वो श्री कृष्णदेव राय थे। और इस जो विजयनगर साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे वो थे श्री रंग तृतीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1936 में हरिहर और बुक्का ने की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13वां। साथियों, प्रश्न क्रमांक 13वां पूछा गया है, सन 2023 में आईपीएल सहित क्रिकेट के चारों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं? आपको विकल्प दिए हैं, ए अर्जुन तेंदुलकर, बी दिया है हार्दिक पांड्या, सी दिया है हैरी ब्रुक, या फिर डी शुभमन गिल। तो साथियों, इस समय जो शुभमन गिल हैं, जो उन्होंने बहुत ही एक अनोखा कारनामा किया है। उन्होंने साथियों क्रिकेट के जो तीनों फॉर्मेट हैं उसमें तो शतक लगाया ही लगाया है इसी साल, और इसके अलावा आईपीएल में भी उन्होंने एक शतक जड़ दिया है, यानी क्रिकेट के चारों फॉर्म में उन्होंने शतक लगाया है। और ये शुभमन गिल जो हैं वो आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस की ओर से खेल रहे हैं, और टूर्नामेंट में 15 मई को हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक जड़ा। और इस शतक के साथ गिल पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने एक ही कैलेंडर ईयर में इंटरनेशनल के तीनों फॉर्मेट के साथ आईपीएल में भी शतक लगाया है। तो साथियों, ये याद रखिएगा, शुभमन गिल ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के साथ साथ आईपीएल में भी शतक लगाया है। और ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ना, उसमें भी इन्होंने शतक लगाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आखिरी मैच में 128 रनों की पारी उन्होंने खेली थी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शुभमन गिल, विकल्प क्रमांक डी, शुभमन गिल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 14वां पूछा गया है, पीएच मान में एच का क्या मतलब है? साथियों, प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, पीएच मान में एच का क्या मतलब है? आपको विकल्प दिए हैं, ए हाइड्रोजन, बी हाइपर, सी हायर, या फिर डी हैलोजन। तो साथियों, पीएच का जो फुल फॉर्म है वो होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसको जर्मन में पोर्टेज ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, जिसका अर्थ है शक्ति होता है पोर्टेज का जर्मन भाषा में। तो इसमें जो एच है वो हाइड्रोजन को दर्शाता है, हाइड्रोजन आयन को H+ आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के रूप में इसको माना जाता है पीएच मान को। और पीएच का इसका अर्थ हाइड्रोजन की शक्ति या हाइड्रोजन की शक्ति के रूप में इसको समझाया जाता है। तो हाइड्रोजन अणु से जो किसी भी विलयन की जो अम्लता है या क्षारकता है वो निश्चित होती है। तो यदि किसी लिक्विड या प्रोडक्ट का पीएच मान 1 या 2 है तो वो अम्लीय है, यानी कि 7 से कम है तो वो हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा, और 7 है तो वो उदासीन होगा या न्यूट्रल होगा। और यदि 7 से अधिक है तो जो विलयन होगा वो क्षारीय कहा जाएगा या क्षारीय होता है। उसकी जो प्रकृति होती है, उसके जो उनमें जो गुण होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये इसमें पीएच मान में एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15वां पूछा गया है, ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया अभियान है? साथियों, प्रश्न एक बार दोहरा देता हूँ, ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश की सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है? तो साथियों, आपको विकल्प दिए हैं, ए बांग्लादेश, बी दिया है नेपाल, सी म्यांमार, और डी दिया है श्रीलंका। तो साथियों, भारत ने चक्रवात मोर्चा के कारण हुई तबाही की वजह से म्यांमार में उसकी सहायता के लिए, म्यांमार में जो वहाँ के निवासी थे उनकी सहायता के लिए, आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण मिशन ऑपरेशन करुणा शुरू किया। और इस कार्रवाई और एकजुटता के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण राहत सामग्री से लदे भारतीय नौसेना के 3 जहाज यांगून म्यांमार पहुँच गए थे और उन्होंने ये सहायता की म्यांमार के लोगों की। तो ये जो है ये म्यांमार देश के सहायता के लिए चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा, ये ऑपरेशन करुणा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
विकल्प क्रमांक सी म्यांमार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 16वां, 2001 में किसने हैरी पॉटर एंड दी फिलोसोफर्स स्टोन में सेवर्स स्नैप के रूप में अभिनय किया है? साथियों प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। 2001 में किसने हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन में, जो हैरी पॉटर की श्रृंखला है इसमें जो ये हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन में सेवर्स स्नैप के रूप में अभिनय किया है? तो आपको विकल्प दिए हैं उत्तर के लिए, एलन रिकमैन, बी दिया है एलन मस्क, सी दिया है डैनियल रेडक्लिफ, या फिर डी टॉम फेल्टन। तो साथियों इसमें जो अभी 30 अप्रैल जो 23 को आपने डूडल देखा होगा, उसमें जो एलन रिकमैन है उसके बारे में ये बताया गया था गूगल डूडल में। तो 1987 में इसी दिन रिकमैन ने ब्रॉडवे नाटक लेस लाइसेंस डेंजरस में प्रदर्शन किया था। वो उनके करियर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और साथियों ये रिकमैन जो हैं, एलन रिकमैन, ये खलनायक की भूमिका करते हैं, बॉलीवुड फिल्मों में करते आए हैं आपराधिक विलेन की भूमिका। और इन्होंने ही 2001 में हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन में सेवर्स स्नैप के रूप में अभिनय किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलन रिकमैन। आप समझ गए होंगे, ये उत्तर सेलेक्ट कर लेंगे सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 17वां, महाराष्ट्र की जीवन रेखा कही जाने वाली कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? साथियों प्रश्न आपने सुन लिया होगा, महाराष्ट्र की जीवन रेखा कही जाने वाली कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? आपको विकल्प दिए हैं, ए गोदावरी, बी ताप्ती, सी नर्मदा, या फिर डी कृष्णा। तो साथियों कोयना नदी भारत के महाराष्ट्र राज्य में बहने वाली एक नदी है। ये महत्वपूर्ण नदी है, इसको महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। यह पश्चिमी घाट की सह्याद्री पर्वतमाला में जो सतारा जिले में महाबलेश्वर के समीप उत्पन्न होती है ये, और कृष्णा नदी की एक उपनदी है, सहायक नदी है। और ये सतारा जिले के करौड नामक स्थान में कृष्णा नदी से संगम करती है, उसमें मिल जाती है। तो ये जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है। कोयना नदी महाराष्ट्र की जो जीवन रेखा नदी है, जीवन धारा कही जाती है महाराष्ट्र की, कोयना नदी जो है वो विकल्प क्रमांक डी में जो दिया गया है कृष्णा नदी, वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 18वां, हाल ही में भारत के किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? साथियों हाल ही में भारत के किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको विकल्प दिए हैं, ए न्यू मंगलोर बंदरगाह, बी दिया है कोचिन बंदरगाह, सी दिया है एन्नौर बंदरगाह, या फिर डी मुंबई बंदरगाह। तो हाल ही में पत्तनपोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हरित सागर हरित पत्तन दिशा निर्देश 2023 लॉन्च किया है। विभिन्न परिचालन मापदंडों में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रमुख पत्तनों को सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है, और अभी प्रदान भी किया गया है। तो ये 2022-23 के दौरान गैर कंटेनर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ टर्न अराउंड समय के लिए कोचिन पोर्ट अथॉरिटी को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है। बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में सीपीए अध्यक्ष एम बीणा को पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार सूखी बल्क और तरल बल्क कार्गो जहाज़ों को संभालने में कोचिन पोर्ट के उत्कृष्ट प्रदर्शन की मान्यता में दिया गया है। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार सागर श्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोचिन बंदरगाह, विकल्प क्रमांक बी, कोचिन बंदरगाह। आप समझ गए होंगे, ऑप्शन सही उत्तर आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, ये मैंने बता दिया आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 19वां, इंडियन नेवी में शामिल किए गए नए वारशिप INS क्षमा कीजिएगा साथियों, इंडियन नेवी में शामिल किए गए नए वारशिप INS मोरमुगाओ
से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। साथियों, प्रश्न एक बार दोहरा देता हूँ। इंडियन नेवी में शामिल किए गए नए वारशिप INS मोरमुगावो से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। आपको विकल्प दिए हैं। ए ब्रह्मोस, बी दिया है अग्नि, सी दिया है पृथ्वी, या फिर डी त्रिशूल। तो साथियों, अभी हाल में जो परीक्षण किए गए हैं ये INS मोरमुगावो वारशिप से, ये नया है वारशिप है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें बता देता हूँ कि ये जो इसमें दो मिसाइलों का परीक्षण किया गया है, एक है बराक 8 और दूसरा है ब्रह्मोस। तो ऑप्शन में आपको दिया है ब्रह्मोस, तो ब्रह्मोस इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ब्रह्मोस के बारे में थोड़ी सी बता देते हैं कि ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी, शिप, एयरक्राफ्ट या ज़मीन कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। और ब्रह्मोस जो है वो P-800 ओकिन्स क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस मिसाइल को भारतीय सेना के तीनों अंगों को, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को सौंपा जा चुका है। और ब्रह्मोस के कई वर्जन है, जैसा कि मैंने बताया कि ये लैंड लॉन्च, शिप लॉन्च, सबमरीन लॉन्च और एयर लॉन्च वर्जन की टेस्टिंग हो चुकी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिसाइल है और ये बहुत ही उपयोगी है। और इसकी जो स्पीड मैक 2 स्पीड से ये अपने टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकता है। मैक 2 यानी आपका 2500 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको ब्रह्मोस मिसाइल को पनडुब्बी से 40 से 50 मीटर की गहराई से भी छोड़ा जा सकता है। तो इसकी परीक्षण तो किया जा चुका है। और एक जो मैंने बताया था कि बराक 8, इस मिसाइल का भी परीक्षण किया गया है। इसके भी दो वेरिएंट हैं, पहला लॉन्ग रेंज और दूसरा मीडियम रेंज। और जो मीडियम रेंज है ये आधा से 100 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। तो साथियों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये पूरी तरह नेस्तनाबूद कर देता है जिस भी टारगेट पर गिरता है। और ये जो है 3578 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा की गति से दुश्मन की ओर बढ़ता है और आमतौर पर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से इसको दागा जाता है। और ये जहाँ तक INS मोरमुगाओ की बात है, ये मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने बनाया है। इसे पहले भारतीय नौसेना को इस क्लास का INS विशाखापट्टनम मिला था। ये जंगी जहाज़ सिर्फ भारतीय नौसेना की ताकत ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर चलाए जा रहे मुहिम को और भी आगे ले जाएगा। तो ये याद रखिएगा, इसमें ये बिल्कुल ये दोनों मिसाइलों से ये लैस है, ये INS मोरमुगाओ। और ये हमारी जो रक्षा शक्ति है इसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ये उत्तर आपको मैंने बता दिया, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा और जो तथ्य दिए गए हैं, चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, इसमें बताया गया है कि इसमें दो, वो जो ब्रह्मोस है एक, और एक जो है ये बराक 8, ये दोनों मिसाइल से लैस है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रह्मोस, क्योंकि विकल्प ए में दिया गया है ब्रह्मोस। यदि बराक 8 दिया रहता तो आप बराक 8 सेलेक्ट कर लेते। तो जो भी दिया रहता, तो इसमें जो इस मोरमुगाओ जो वारशिप है, इसमें दो मिसाइलों से लैस है ये, ब्रह्मोस और बराक 8। तो आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20वां। WHO ने 11 मई 2023 को किस बीमारी से वैश्विक आपात की स्थिति समाप्त की है। साथियों, प्रश्न एक बार दोहरा देता हूँ। WHO ने 11 मई 2023 को किस बीमारी से वैश्विक आपात की स्थिति समाप्त की है। आपको विकल्प दिए हैं। ए बर्ड फ्लू, बी दिया है मलेरिया, सी दिया है इबोला, या फिर डी दिया है एमपॉक्स। तो साथियों, कोरोना संक्रमण के बीच जो एक और बीमारी शुरू हुई थी, मंकी पॉक्स, जिसको आजकल एमपॉक्स कहा जाता है, अब इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी इसको नहीं माना जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मई को ये घोषणा की है, 11 मई 2023 को। और WHO ने कहा है कि एमपॉक्स अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। और ये संगठन जो है इन्होंने जुलाई 2022 में एमपॉक्स को 2022 में इसको ग्लोबल कंसर्न मानते हुए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया था। अब ये बीमारी, इसको अब पब्लिक इमरजेंसी अब नहीं माना जाएगा, इसको ये घोषित कर दिया गया है 11 मई 2023 को। और ये आप जान रहे हैं, एमपॉक्स एक वायरल बीमारी है और ये 100 से अधिक देशों में इसके मामलों की पुष्टि हुई थी। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर है, WHO ने 11 मई 2023 को एमपॉक्स बीमारी से वैश्विक आपात की स्थिति समाप्त कर दी है। इसको अब ये एमपॉक्स पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी नहीं है।
तो ये हो गए 20 प्रश्न आज के इस सेट के महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चंस। आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये आपको ग्राउंड ऑडिशन में तो काम आएंगे ही आएंगे, और साथ ही ये ग्राउंड ऑडिशन में तो काम आने वाले हैं, और साथ ही हार्ड सीट तक भी आप का ये महत्वपूर्ण है। हार्ड सीट तक भी ये में भी पूछा जाता है, हार्ड सीट के प्रश्नों में। और ये आपका उसमें भी पूछा जाता है, आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में। तो किसी भी स्टेज में, किसी भी स्टेप में ये पूछा जा सकता है। तो इन प्रश्नों को, ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, चुने गए प्रश्न हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और चलिए, बहुत ही जल्दी फिर अगले सेट लेके हम आपके सामने वो प्रस्तुत होते हैं। 20 प्रश्नों का अगला सेट, 20 प्रश्नों, 20 क्वेश्चंस का नया सेट लेकर आपके सामने जल्दी ही मिलेंगे आपसे। तो चलिए, अब अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।